एक लाश है, गुमशुदा है। उसे ढूंढने के लिए कम से कम 100 मछुआरे और कई दिनों से पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन लाश नहीं मिलती है। पुलिस थक हार कर एक डमी या कहें पुतला भी लेकर आती है। पुतले को उसी तरीके से फेंका जाता है समुद्र किनारे, लेकिन पुतला भी गायब हो जाता है। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि लाश है या उसकी हत्या हुई है नहीं हुई है, ये पुलिस की समझ से परे था। और सारी हिंदुस्तान में पहली बार था कि बिना लाश मिले या बिना कोई बॉडी मिले 962 पन्नों का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया जाता है और पुलिस दावा करती है कि उसने इस मामले को सुलझा लिया है और जो कातिल हैं वो भी पकड़े गए हैं। कुछ इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि आफ्ताब और श्रद्धा वाला मामला जो है, उसमें श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स कथित तौर पे कहा जा रहा है कि आफ्ताब ने जैसा कहा है कि उसने बॉडी पार्ट्स काट कर जंगल में फेंक दिया, लेकिन अभी डीएनए रिपोर्ट आनी है जिससे ये पुख्ता हो पाएगा कि जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो श्रद्धा के ही हैं। तो ये जो मामला था जहां पे बॉडी मिसिंग थी, फिर भी एक चार्जशीट दाखिल की जाती है और एक खून की धब्बे से इस पूरे मामले को किस तरीके से पुलिस सुलझाती है, क्या रही थी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, चलिए आपको समझाता हूं। दरअसल मुंबई में एक ब्यूटी पार्लर है, काफ़ी अमीर लोग वहाँ पे आते हैं। बीबी ब्लंट ब्यूटी पार्लर सैलून है ये। यहाँ पे कृति व्यास, उम्र है उसकी 28 साल, फाइनेंशियल मैनेजर या कहें एचआर के तौर पर वहाँ पर काम किया करती थी। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो लड़की है इसका नाम कृति व्यास है, उम्र है 28 साल। जो बगल में आपको लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सिद्धेश तामकर, इसकी उम्र भी 28 साल है। सिद्धेश कृति के अंडर काम किया करता था, यानी कृति एचआर में थी और सिद्धेश उसी ब्यूटी पार्लर सैलून में काम किया करता था। लेकिन सिद्धेश के काम के रवैये को लेकर अक्सर जो कृति उसे डांटा करती, उसे कहा करती कि अगर तुम काम ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगी। और इसी सिलसिले में उसने सिद्धेश से ये भी कहा कि तुम नोटिस वेट सर्व करो क्योंकि तुम्हारा काम ठीक नहीं है। अगर तुमने अगले 1 महीने में काम ठीक से नहीं किया तो तुम्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। अब सिद्धेश और आप कृति के बारे में जान चुके हैं। एक और तस्वीर देखिए, सिद्धेश के ठीक बगल में खड़ी है लड़की। इस लड़की का नाम है खुशी शाहजवानी, इसकी उम्र है 42 साल। मॉडल जैसी दिखती हैं, लेकिन इनकी जब ये जो पूरी वारदात हुई थी उस वक्त इनकी बेटी की उम्र 16 साल थी और ये शादीशुदा भी हैं। अब सिद्धेश और खुशी के बीच में क्या रिश्ता है, तो आपको बता दूं, सिद्धेश खुशी का बॉयफ्रेंड है। अब खुशी की एक पहचान और बता दूं आपको, खुशी इस ब्यूटी पार्लर सैलून की मालकिन भी है। अब मालकिन और उसकी बॉयफ्रेंड, और उसको बॉयफ्रेंड को निकालने की धमकी कौन, कृति दे रही थी कि अगर तुम काम ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सिद्धेश ठहरा बॉयफ्रेंड मालकिन का। उसने मालकिन खुशी से बात की और सोचा कि क्यों ना किसी तरीके से कृति को रास्ते से हटा दिया जाए। अक्सर उसे वो तंग क्या करती, और हो ना हो कृति को भी इन दोनों के रिलेशन के बीच की बातें पता थी। कृति को पता था कि खुशी शादीशुदा है और सिद्धेश जो कथित तौर पे वहाँ काम तो कर रहा था, लेकिन अपनी मालकिन की रिलेशन की वजह से मन लगा के काम नहीं करता, उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। वो चाहता था कि फ्री में बैठे बैठे पैसे आ जाए। खैर 16 मार्च 2018 कृति काम पे जाने के लिए निकलती है सुबह 9 बजे। उसके ठीक घर के बाहर आके एक फोर्ड इकोस्पोर्ट की गाड़ी रुकती है। फ्रंट सीट पे एक लेडी बैठी थी, उस लेडी का नाम खुशी है। फ्रंट सीट के ड्राइवर सीट की बगल में बैठती है कृति। पीछे बैठा था सिद्धेश। गाड़ी कुछ दूर आगे चलती है। कुछ देर आगे चलने के बाद अचानक से कुछ कहा सुनी होती है और सिद्धेश बैक सीट पे बैठा था, वो गला पीछे से दबाना शुरू कर देता है। कृति छटपटाती है, कई बार उसने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धेश की ताकत के आगे वो झुक जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब बगल में खुशी आराम से गाड़ी चला रही है। वो इस बात का सुनिश्चित कर रही थी कि आसपास कोई उसे देखे ना, कार के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हत्या हो गई थी, अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। सिद्धेश किसी तरीके से चलती गाड़ी में ही कृति को फ्रंट सीट से उठाकर बैक सीट लेके आता है। बैक सीट का वो पीछे जो सीट है उसको नीचे करता है और डिक्की में उसे बंद कर देता है कृति को। अब सिद्धेश और खुशी
जो ये वारदात को अंजाम दे रहे थे, इस पूरी वारदात को अंजाम देना यानी उसकी हत्या करना कृति की, उसकी लाश को ठिकाने लगाना डिक्की में, इस पूरे जो ये रास्ते में कम से कम 7 से 7.5 मिनट लगे उन्हें हत्या कर लाश छुपाने के लिए। फिर दोनों ने सोचा कि अब इस लाश का क्या करें, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस गाड़ी को, जो फोर्ड इकोस्पोर्ट की गाड़ी थी, खुशी अपने घर के बाहर जाके इस गाड़ी को लगा देती है और दोनों सिद्धेश और खुशी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को जब वो वापस आते हैं तो वो सोचते हैं कि अब ये सही मौका है, अंधेरा हो चुका है, लाश को ठिकाने लगाए जा सकता है। कृति की बॉडी को निकालते हैं और अब जैसे मान लीजिए आप समंदर किनारे रहते हैं तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आप समंदर के एक नाला कहते हैं, जैसे समंदर बहुत बड़ा इलाका है, एक छोटा सा एक नाला आता है, उस नाले पे उसकी लाश को फेंक देते हैं और उस नाले के आसपास, जो समंदर का जो नाला था उसके आसपास कई सारे जंगल थे, तो वहाँ पे लाश को फेंकने के बाद वो वहाँ से छोड़कर भाग जाते हैं। अभी जो पूरी वारदात हुई थी 16 मार्च 2018 को हुई। कृति शाम तक घर नहीं आई, देर तक, जब रात तक घर नहीं आई तो घर वालों ने खोजबीन की। 17 मार्च 2018 को पहली बार पुलिस कंप्लेन की जाती है कि कृति गायब है, उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई जाती है। बाकायदा कई जगह सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले जाते हैं कि कृति गायब है, उसको ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। बीबी ब्लॉड सैलून की एक कर्मचारी है, इसकी जो तलाशी अभियान या मिसिंग रिपोर्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी। पुलिस तहकीकात करती है। पुलिस तहकीकात करती है, कम से कम 1 महीना तहकीकात करती है। इस 1 महीने के दौरान वो सिद्धेश और खुशी को लगातार पूछताछ करती है कि आखिर जो हत्या हुई थी उसमें हो ना हो तुम्हारा नाम आया है, क्योंकि आखिरी बार जो फ़ोन लोकेशन है। अच्छा, एक चीज़ और कि सिद्धेश जब उसने उसकी हत्या की कृति की तो उसने उसका फ़ोन भी मौके पर ही स्विच ऑफ कर दिया। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्होंने देखा कि सिद्धेश, खुशी और कृति दोनों की जो, इन तीनों की जो फ़ोन लोकेशन थी एक ही जगह थी और अचानक से कृति की फ़ोन की जो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसका फ़ोन वहाँ से गायब हो जाता है। तो हो ना हो सिद्धेश और खुशी इस वारदात में शामिल थे, लेकिन पुलिस के पास ऐसी कोई पुख्ता सबूत नहीं थे जिससे वो साबित कर सके कि ये इन्होंने कृति की हत्या की है। अच्छा, सिद्धेश और खुशी ने एक चाल और चली। हत्या करने के बाद उन्होंने अपनी जो गाड़ी थी उसको उन्होंने कार वॉश के लिए भेज दिया ताकि जो भी खून के कोई भी सबूत हो उसे साफ हो जाए। लेकिन खैर, जब ये पुलिस वालों ने जब इस गाड़ी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा, उस फॉरेंसिक जांच में कुछ तथ्य सामने आए। दरअसल गाड़ी में खून के धब्बे मिले। उस खून के धब्बों की जब जांच कराई गई तो पता लगा, या कहें इसकी जो डीएनए के सैंपल थे वो कृति की माँ के डीएनए सैंपल से मैच हो गए। यानी कृति उस वक्त उस गाड़ी में मौजूद थी और कृति का खून उस गाड़ी में क्या कर रहा था, इसका जवाब सिद्धेश और खुशी नहीं दे पाए। पूछताछ हुई कि बताओ, पुलिस ने और सख्ती दिखाई तो दोनों टूट गए। टूटने के बाद उन्होंने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया कि हाँ, उन्होंने ही कृति को मारा, क्योंकि कृति को उनके आपस के रिलेशन के बीच में मालूम चल गया था और कृति बार बार धमका रही थी सिद्धेश को कि उससे नौकरी से निकाल देगी अगर वो काम ठीक से नहीं करेगी। अब यहाँ पे कातिलों ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन कोर्ट में एक बालिया जुर्म कैसे आप साबित करेंगे कि आपके पास कौन से सबूत हैं? तो पुलिस तलाशी अभियान करती है। पुलिस बॉलीवुड या जो सीरियल्स बनाते हैं, बॉलीवुड की जो पिक्चरें बनाते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करती है। उन्हें कहती है कि आप एक पुतला हमें बनाइए, हमारे लिए मदद कीजिए, हमारी एक पुतला बना दीजिए हमारे लिए, या कहें डमी बनाइए जिसकी हाइट इतनी है, जिसका वजन इतना है। यानी कृति के वजन के हिसाब से एक पुतला बनाया गया उसके हाइट के मुताबिक। उस डमी को या कहें उस पुतले को उसी तरीके से फेंका गया जिस तरीके से कृति की लाश को उस समंदर के किनारे के नाले पे फेंका गया था। कम से कम 10 से 15 मछुआरे और कुछ पुलिस वाले 2 बोट में सवार होकर उस डमी या कहें उस पुतले का पीछा कर रहे थे कि समंदर उसे कहाँ तक लेकर आगे जाती है। वो जो नाला था वो नाला अरब सागर में जाकर मिल रहा था। कुछ देर पीछा करने के बाद वो पुतला अचानक से समंदर में कहीं गायब हो जाता है। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये लाश गई तो गई कहाँ। मुंबई के आसपास जितने भी इलाके थे या जितने भी जिले थे, उनको कहा जाता है कि किसी भी बीच पर या किसी भी इलाके में, कोस्टल रीजन पर और कोई लाश आती है तो मुंबई पुलिस को इसकी इत्तला कर दी जाए। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस ने गुजरात की जो कोस्टल रीजन थे वहाँ तक भी मदद मांगी कि अगर किसी को कोई लाश मिले तो हमें इसकी सूचना दें। बाकायदा ड्रोन कैमरे, स्पीड बोट्स और कई पुलिस वाले, कई मछुआरे, 100 मछुआरे कम से कम उस तलाशी अभियान में जुटे ताकि किसी तरीके से उस लाश को
ढूंढा जा सके। लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस हाथ पर मार रही थी, लेकिन वो अल्टीमेटली उनके लिए ये ऐसा था कि हाथ कुछ भी नहीं आया। पुलिस ने सोचा कि क्यों ना अब सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए। आसपास के जिस इलाके से, मतलब जिस कृति जब अपने घर से निकली उस तक और उसके ऑफिस पहुंचने तक, दफ्तर पहुंचने तक, या कहें जब उसके नाले में फेंका गया था उसे, जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उस सबको खंगाला गया। कम से कम 400 सीसीटीवी फुटेज रहे होंगे। उसमें से एक सीसीटीवी फुटेज में दिखा गया कि कृति निकल के जब बाहर आती है वो फोर्ड इकोस्पोर्ट की गाड़ी में बैठती है, जिसकी फ्रंट सीट पर खुशी बैठी थी। एक और सबूत के नाम पर, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि खून के धब्बे मिले जिसका डीएनए कृति की मां से मैच हुआ। दूसरा ये कि एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिया जिसमें कृति उसकी गाड़ी में बैठती हुई नजर आती है। तीसरा जो सबूत था वो सीडीआर था, यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड। इस कॉल डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक सिद्धेश और खुशी के बीच में जिस दिन ये हत्या हुई थी, यानी 16 मार्च के दिन, कम से कम 50 बार बातें हुई। और जिस तरीके से कृति का फोन स्विच ऑफ हो गया था और तीनों का फोन एक साथ एक लोकेशन में दिखा रहा था, अचानक से फोन स्विच ऑफ हो गया, इन सबको आधार बनाकर पुलिस ने 962 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। और शायद ये देश का पहला मामला था जब डेड बॉडी या कहें कोई भी बॉडी नहीं मिलने के बावजूद इस तरीके की चार्जशीट दाखिल की गई और दावा किया गया कि इस केस को सुलझा लिया गया है। लेकिन सबूत आप देख सकते हैं, सबूत किस तरीके से, सबूत एक डीएनए मिला। डीएनए में भी क्या कि जो खून के धब्बे थे उसकी मां से मैच हो रहे हैं। तीसरा सीडीआर कॉल डेटा रिकॉर्ड, जिसमें पता लगा कि ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, फोन स्विच ऑफ हो जाना। तीसरा एक सीसीटीवी फुटेज जहां पर यह दिखाई दिया कि वो गाड़ी में जाकर बैठती है। फिलहाल अगर बात करें तो खुशी बेल पर बाहर है, क्योंकि खुशी उस वक्त गाड़ी चला रही थी। उसका सीधे तौर पर इस हत्या कांड में वो शामिल नहीं थी, तो फिलहाल उसे बेल पर बाहर है। सिद्धेश, जिस पर किडनैपिंग मर्डर के चार्जेस लगे हैं क्योंकि उसने लाश को छुपाया भी, वह फिलहाल जेल में है। मामला कोर्ट में अंडर ट्रायल में है। और कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से अपना जो डेटा या कहीं सबूत कोर्ट के समक्ष रखे हैं, कहीं ना कहीं इनको कठोर से कठोर सजा मिल सकती है। तो कुछ इसी तरीके से, जिस तरीके से श्रद्धा और आफ्ताब वाले मामले में भी श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स कथित तौर पे कहा जा रहा है कि वो उसी की बॉडी पार्ट्स है, लेकिन डीएनए की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अगर डीएनए की रिपोर्ट नहीं आती है तो ये मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि आफ्ताब के मुताबिक उसने जितनी भी बॉडी पार्ट्स थे उसको जंगल में फेंका। लेकिन अगर क्या हो कि अगर वो बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के ना हुए तो उसने उस बॉडी को कहाँ रखा, या कहीं आफ्ताब झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर आफ्ताब सच भी बोल रहा है तो डीएनए रिपोर्ट इस पूरे केस में अहम कड़ी होगी। और दिल्ली पुलिस इस केस को स्टडी कर कर समझ सकती है कि मुंबई पुलिस ने उस मामले को कैसे सुलझाया। 4 साल बीत चुके हैं, 2018 का मामला था, 2022 हो चुका है, अब तक वो लाश नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में कार्रवाई या पुलिस साबित करने की कोशिश कर रही है कि हत्या हुई है और बाकायदा इन दोनों ने ही मर्डर किया है।